आइए हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष चर्चा करें। पहला है एक आतंकवाद और दूसरा है ये एग्जिट पोल का नाटक। आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं आतंकवाद से। आतंकवाद किसे कहते हैं, कि आतंकवाद क्या होता है, इसकी परिभाषा हम बता चुके हैं और आतंकवादी कौन है हम ये भी बता चुके हैं। अब हमारे भारत और समूचे विश्व में दो प्रकार के आतंकी हैं। एक तो विदेशी आतंकी होते हैं और एक स्वदेशी आतंकी होते हैं, और ये दोनों का कहर जनता पर बरतता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आइए अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में भी दो प्रकार के आतंकवाद सक्रिय है। एक है विदेशी आतंकवाद और एक है स्वदेशी आतंकवाद। स्वदेशी आतंकवाद में हम भारतीय लोग ही हैं, और विदेशी आतंकियों में जो बाहर से भेजे जाते हैं वो आतंकी है। अब यहाँ पर आतंकवाद के नाम पर क्या क्या नाटक होते हैं, किस प्रकार के क्या क्या बयानबाजी होती है, कितने घिनौने कुकृत्य होते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अभी ताज़ा घटनाक्रम लाल किले के समीप आतंकवादी विस्फोट की है। यह आतंकवादी हमला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब उसकी जांच करने में 3-4 दिन लग गए, सरकार के बयान आने में समय लग गया। स्पष्ट क्यों नहीं हो सका? जांच एजेंसियों को पूरी जांच करने में भी समय लग रहा है, यानी सब कुछ मामला है ना उलझा हुआ है। और यह सारा नाटक हमारे स्वदेशी आतंकियों का, विदेशी आतंकियों का जाल है। विदेशी आतंकियों का सरगना हमारा पाकिस्तान के और अन्य जो भी दूसरे राष्ट्र हैं, उनके रिमोट से भारत में विदेशी आतंकवादी आते हैं और कारनामों को और हादसों को अंजाम देते हैं। यहाँ पर बहुत घोषणा की जाती है कि आतंकवाद समाप्त कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। भैया ये नहीं हो सकता। ये देखिए, आतंकवाद तो हम हमारे जो भारत के इतिहास में देखें ना, तो जितने युग है हर युग में आतंक तो रहा ही है, और आतंक के कारण ही बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, नाटक हुए, हर प्रकार के हुए। कौन से युग में जाएंगे आप? सतयुग में क्या आतंकी नहीं थे? वहाँ पर भी आतंकवादी थे, वहाँ पर भी आतंकवाद। त्रेता में भी आतंकवादी थे, जैसे रावण है, ये है। द्वापर में भी आतंकवादी थे, कंस का आतंकवाद, ये दैत्यों का आतंकवाद, हर प्रकार के आतंकवाद है। और कलयुग में तो घोर आतंकवाद है। इतना आतंकवाद है कि हद से ज़्यादा। और सच तो ये है कि विदेशी आतंकी तो हैं ही, हम जो भारतीय और जो स्वदेशी है ना लोग, वो भी आतंकी हो गए। हम कितने प्रकार से शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, ये भी तो सब आतंकवाद में आता है ना। तो यह हो गया कि हमारे जीवन का एक अनिवार्य पहलू के रूप में आतंकवाद हमारे साथ चल रहा, और हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जब तक हम आत्मिक रूप से अपने आप को पवित्र नहीं बनाएंगे ना, जब तक यह आतंकवाद समाप्त हो नहीं सकता। मामला बड़ा विचित्र और गंभीर है। खैर ठीक है, अब हम यहाँ पर ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए हम दिल्ली आतंकवाद की बात करते हैं। दिल्ली में जो अभी हादसा हुआ है ना, उस की बात करते हैं। ये दिल्ली में लाल किले के मैदान पर एक जो विस्फोट हुआ, आतंकवादी था, आतंकवादी हमला ही था। इसका भी दो पहलू सामने आए थे। ये आतंकवादी है ना, इनका लक्ष्य बहुत दूसरा था। उनका लक्ष्य लाल किले के सामने विस्फोट करने का नहीं था। जो कार में जो विस्फोटक भरे हुए थे ना, उनको ठिकाने का लक्ष्य था। किंतु मामला बड़ा विचित्र होता गया, और जो डॉक्टर उमर था ना, वो बेचैन हो गया। उसने क्या किया, वो हताश हो गया। अब उसको कोई बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि अपन अब फंस गए हैं बुरी तरीके से।
तो उसने लाल सिग्नल के पास में विस्फोट कर दिया, आत्मघाती हमला कर दिया। यह हमले की सच्चाई है। और यहाँ पर इस आत्मघाती हमले में कितने लोग मारे गए इसकी भी अभी कोई सूची नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से सूची है कि कुछ, अभी वो भी अधिकृत सूची नहीं है 16 लोगों की। अभी तक तो 13 का आंकड़ा था, परंतु बाद में 16 का हुआ। और अब यहाँ पर कितने मरे हैं अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, न किसी की पहचान हुई है। यहाँ पर अब जो सूत्रों से चल रहा, जो प्रत्यक्षदर्शियों के जो हवाले से सूचना आ रही है ना, वो कि यहाँ पर कम से कम 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है, उनके चीज़ें उड़े हैं, ये सारे प्रभावित हुए। अब जो भी हुआ, मौत तो हो ही गई। कितने लोग घायल है, वो घायल भी बता रहे हैं विवरण के, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। चलिए, ये यहाँ पर ये सारी बात हो गई। अब आखिरकार वास्तव में कितने लोग मरे इसकी सूचना भी बाद में धीरे धीरे आएगी। ठीक है, अब ये जो एक गिरोह है ना, अब आतंकवादियों ने एक नया ट्रेंड अपना लिया। अच्छे अच्छे जो शिक्षित हैं, जो डॉक्टर्स हैं, क्लर्क है, जिन पर कोई शंका नहीं की जा सकती, उन्हों को आतंकवादी, जो विदेशी आतंकवादी है, उन्होंने हायर किया। और वे इस आतंकवाद को फैलाने में, आतंकवादी हमले करने में सक्रिय हो गए। दिल्ली में लाल किले के सामने जो विस्फोट हुआ ना, उसको एक डॉक्टर्स की चेन है, पूरी डॉक्टर्स लगे हुए हैं उसमें। अब यहाँ पर आइए, हम एक बहुत बड़ी विचित्र बात हमारे सामने आई। जो विस्फोटक था ना, वो अमोनियम नाइट्रेट का था, अमोनियम नाइट्रेट से बना गया था, किंतु वो विस्फोटक अपने आप में अलग किस्म का था। वो किस प्रकार से बनाया गया इसकी जांच होती है, विस्फोटक की किस प्रकार से किया, उसका कंपोजिशन क्या है, इसकी अभी जांच होना बाकी है। अभी जब डॉक्टर ने जो दिवंगतों का पोस्टमार्टम किया ना, तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि भैया ये कैसा विस्फोटक है। जब ये किसी का भी विस्फोट होता है ना, तो जो प्रभावित होते हैं उनके शरीर काले पड़ जाते हैं, काले दाग लग जाते हैं, ये होता है। परंतु जो दिल्ली के लाल किला विस्फोट में जितने भी डेड बॉडी आई ना, किसी पर काला दाग नहीं दिखा, किसी प्रकार का कुछ ना। तो क्या एक विशेष किस्म का विस्फोटक तैयार किया गया है। ये कौन सा विस्फोटक है, उसका कंपोजिशन क्या है, इसका भी अभी खुलासा होना बाकी है, वो अब जांच होगी। अब यहाँ पर इन डॉक्टर्स गैंग ने, आतंकवादियों की गैंग की धरपकड़ चल रही। सीधा कनेक्शन हरियाणा से आता, कश्मीर से आता, और ये 2 जगह से, और उत्तर प्रदेश से भी आता है, सहारनपुर से भी है, लखनऊ से भी है, कश्मीर में भी हुआ है, हरियाणा के फर्रुखाबाद से भी हुआ है। यह सारा कनेक्शन बड़ा विचित्र है। और इसमें अब तो डॉक्टर्स गैंग है, तो डॉक्टर्स गैंग को तो शंका की नहीं जा सकती, क्योंकि वे अस्पताल में उपचार करते हैं, जीवन दान देने की बातें करते हैं, तो उन पर शंका होती नहीं है। किंतु किसी भी तरीके से ये राज खुल गया। अभी एक जो महिला डॉक्टर है, उसने भी बहुत सारे राज उजागर किए। अब देखते हैं, पूरी जांच हो गई, ये किस प्रकार का चयन हुआ है, कैसे क्या हुआ है, इसके भी रूपरेखा सारी धीरे धीरे उजागर हो जाएगी। अभी तो जांच ही चल रही है, जांच में क्या परिणाम आएंगे वो देखेंगे। अभी कश्मीर में भी एक और की गिरफ्तारी हुई है। कश्मीर में गिरफ्तारियाँ हो रही है, पुलवामा में गिरफ्तारियाँ हो रही है, पुलवामा में भी कनेक्शन आएंगे, दिल्ली में भी आएंगे, लखनऊ में भी है, सहारनपुर में भी है। सब जगह जो आतंकवादियों के कनेक्शन है ना, उन पर छापे लगाए जा रहे देखे जाए। अब यहाँ पर एक अभी अभी जो समाचार आया कि जो कार मामले में है ना, द्वारका, दिनेश और द्वारका का नाम था, उसमें शायद द्वारका को गिरफ्तार किया गया है, दिनेश फरार है। परंतु एक नाम, नया नाम और जुड़ गया, वो है सोनू का। ये आखिरकार सोनू कौन है? तो आखिरकार आतंकी गैंग में यहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं है, यहाँ पर आतंकी होता है, उसमें हिंदू भी शरीक रहते हैं और मुस्लिम भी शरीक रहते हैं।
अभी जो नाम सामने आ रहे हैं ना, और सबका कारण यह है कि धन लोभ में, धन के लालच में आदमी अपना सब कुछ बेच देता है, अपना सत्य बेच देता है, ईमान बेच देता है, राष्ट्रवाद बेच देता है, मानवतावाद बेच देता है। ये सारी स्थितियां बनी हुई हैं। तो अब इस आतंकवाद की समाप्ति कैसे होगी, ये एक अहम समस्या है। चलिए, अब ये घटना हो गई, अब इसकी भी बातें हमें तो, हम भारतीयों को तो आदत है कि कौन से भी हादसा होता है उसका कोहराम मचता है और हम उसको भूल जाते हैं। अब ये दिल्ली लाल किला हादसा भी भुला दिया जाएगा। अब यहाँ पर इस हादसे के बाद जो यहाँ पर बयान बहादुर और बयान वीर के क्या क्या बयान आ रहे हैं। जो महिला डॉक्टर है उसने कहा कि 26 जनवरी को विस्फोट होना था, 26 जनवरी को आतंकवादी घटना को मूर्त रूप देना था, वो नहीं दी। डॉक्टर उमर एकदम बेचैन हो गया और उसको पकड़ाने का डर रहा, तो उसने लाल किले के सामने ही विस्फोट कर दिया। हो गया विस्फोट, अब क्या हो गया ना। अब इसके बाद में बयान वीरों ने क्या बयान दिए कि अरे ये आतंकवादी का इनका जो लक्ष्य है ना बहुत बड़ा दूसरा था। इन्होंने राम मंदिर को भी निशाना बनाना था, काशी को भी निशाना बनाना चाहते थे, मथुरा को भी निशाना बनाना चाहते थे। अनेक प्रकार के जो भ्रमात्मक जो जाल है ना, भ्रमात्मक बयान जारी करते रहे। तो आखिरकार इन बयानों पर भी अंकुश लगना चाहिए। और ये सब राजनीति के प्रेरित हैं, ये सारी की सारी राजनीति चल रही। और यहाँ पर इस देश में ये सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। सारी ये बयान जो आ रहा है ना कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता फैला। अब ये सांप्रदायिकता का रंग तो आप जानते ही हैं, जरा सी अफवाह बड़े बड़े कांडों में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें अफवाहों से भी सावधान रहना। अफवाह फैलाना भी आतंकवाद है, स्वदेशी आतंकवाद है। झूठ परोसना ये भी स्वदेशी आतंकवाद है। जनता को धोखा देना ये भी आतंकवाद है। विश्वासघात करना, संविधान की हत्या करना, समाज को तोड़ना, राष्ट्र को तोड़ना, व्यवस्थाओं को कमजोर करना, यह सब स्वदेशी आतंकवाद की श्रेणी में आता। तो अब आप जो सोच लीजिए और हम भी सोच लें कि हम आतंकवाद से कैसे बचेंगे। अब तो बचना संभव ही नहीं है, वो तो हमारी साथ परछाई जैसा हमारे साथ साथ चल रहा है। और हम खुद सोचें कि हम कितने आतंकवादी हैं, हमें भी तो सोचना पड़ेगा ना। हम झूठ बोलते हैं आतंकवादी हैं, हम धोखाधड़ी करते हैं आतंकवादी है, हम धनखोरी करते हैं आतंकवादी हैं, हम रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कांडों को रूप देते हैं, घोटाले करते हैं, कमीशन खाते हैं, तो भी हम आतंकवादी हैं। हम ईश्वर तक को धोखा देते हैं। अरे हमारे यहाँ तो ये हालत चल रही है कि हम है ना अपने स्वार्थ के लिए भगवान तक को धोखा दे देते हैं। इंसान तो दूर, वो तो हम इंसान को कुछ समझते नहीं है। हम तो समझते हैं कि इंसान तो मूर्ख है, उसको चाहे जैसा मूर्ख बनाओ, चाहे जैसा धोखा दे दो। ये भी तो आतंकवाद है। ये सब स्वदेशी आतंकवाद है जो हमारे देश में चल रहे हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। अब उस जड़ों को काटना संभव नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब देखते हैं क्या है, हमारे यहाँ पर हर आदमी है ना अपने आप को कट्टर राष्ट्रवादी जताता, किंतु यथार्थ में वो कट्टर राष्ट्रवादी नहीं, वो तो कट्टर स्वदेशी आतंकवादी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता। सोचिए जरा आप, हम खुद अपने आप पर सोचे, आत्मचिंतन करें कि हमने कितने धोखाधड़ी की, हमने कितने के साथ छल कपट किया, हमने कितना झूठ बोला, हमने कहाँ का गद्दारी की, हमने कहाँ का शोषण किया, अन्याय किया। ये सब आत्मचिंतन करना है, और आत्मचिंतन करते नहीं है। हम तो अपने आप को दिखावे के लिए, बस दिखावे के दान और दिखावे के धर्म में जुड़ जाते हैं, अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और हम वास्तव में स्वदेशी आतंकवादी हैं। तो ये जो कड़वी कड़वी बातें मैंने कही है ना, ये अपने आप में बड़ी विचित्र है। तो अब ये इस बिंदु पर तो हम 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा तक बोल सकते हैं, क्योंकि जो तथ्य, जो सत्य था, सच तक पे सामने हमने प्रस्तुत कर दिया है। आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं।
आइए अब दूसरा एक बिंदु आता है। बिहार में चुनाव हुआ, बिहार चुनाव 2025, वहाँ मतदान हो गया, पहले और दूसरे चरण का रिकॉर्ड मतदान भी हुआ। और हमने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो बिहार चुनाव 2025 अनेक कांडों का केंद्र, अनेक कांड वहाँ पर घटित हुए, क्या क्या नाटक हुए हैं, कैसे ईवीएम घोटाले हुए हैं, एसआईआर के नाम पर घोटाले हुए हैं, जो जनता के मताधिकार कैसे समाप्त किए गए हैं, किस प्रकार के घोटाले किए गए हैं, ये सारे सब हमने उजागर कर दिए और उजागर हो भी चुके। तो इस आधार पे हमने कहा था कि बिहार चुनाव 2025 अपने आप में अवैध है और उसके जो भी परिणाम आएंगे ना, हम उनको शून्य ही माने जाएंगे। अभी होना, अब ये 14 तारीख को ईवीएम से खुल जाएगा, चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे। पर यहाँ पर चुनाव परिणाम आने के पूर्व है ना, एग्जिट पोल की वर्षा हो रही है। यूँ मानसून में बाढ़ आती है बिहार में, किंतु अब यहाँ पर 2025 के चुनाव में तो यहाँ पर एग्जिट पोल की बाढ़ आ गई। जो देखो वो एग्जिट पोल बना रहा यहाँ पर, और एग्जिट पोल का भी राजनीतिकरण कर दिया गया, वो भी प्रायोजित होने लगे। अब जो उसके पहले कितने एग्जिट पोल आए, सब में एनडीए की हालत खराब थी, परंतु जैसे ही दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ तो जो एग्जिट पोल वाले थे ना, जो मोदी गोदी मीडिया वाले, उन्होंने सबने बढ़ चढ़ के बता दिया, अरे उन्होंने यहाँ तक किया कि कुछ नहीं, अब तो बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही। और कुछ एग्जिट पोल ने तो एनडीए को 204 सीट तक बता दी। ये भी नहीं है, आप एग्जिट पोल देख लीजिए क्या क्या हुआ। कोई 180 बता रहा है, कोई 160 बता रहा है, कोई 150 बता रहा है। और जैसे अमित शाह ने घोषणा की थी ना कि अरे हम तो 160 सीट जीत रहे, तो बस सबने अपने आका को प्रसन्न करने के लिए अपने ढंग से परिकल्पनीय एग्जिट पोल बना दी। अब यहाँ पर कुछ एग्जिट पोल में बड़ा सच भी आ रहा है, सामने भी आ रहा है। अब देखते हैं, इनकी परख हो जाएगी 14 को कि किस एग्जिट पोल ने क्या किया था और क्या परिणाम आया। मगर एक बात हम यहाँ स्पष्ट बता दें कि जो एग्जिट पोल है वो योगेंद्र यादव बहुत अच्छा ढंग से करते थे, राय साहब बहुत अच्छा ढंग से करते थे, वो निष्पक्षता से बात करते थे और उनके एग्जिट पोल 90%, 98% सही बैठते थे। और आज के जो अभी एग्जिट पोल आए ना, इनमें तो हम विश्वास ही नहीं कर सकते। और 14 तारीख को सबकी पोल खुल जाएगी, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सा एग्जिट पोल सही बैठा, किसने सही नहीं किया। और एग्जिट पोल करते क्या, टेबल पे बैठ के ही अपनी मर्जी से इतनी सीट यहाँ, इतनी सीट यहाँ, इतनी सीट यहाँ कर लेते हैं, जनता के बीच में तो जाते नहीं है। कुछ एजेंसी है जिसने जनता के बीच में जाकर जन भावनाओं को जाना, जन भावनाओं को पहचाना, जनता की राय ली, तो उनके एग्जिट पोल में तो कुछ सत्यता है, कुछ सत्यता झलकती है। मगर जिन्होंने सही ढंग से एग्जिट पोल किया है ना, उनमें एनडीए की कई बढ़त नहीं है। एनडीए 100 के पार भी नहीं जा सकता, ऐसी भविष्यवाणियाँ और ऐसा एहसास किया गया, ऐसा प्रचारित भी हुआ। ये जनता के सामने रखा है। हो सकता है 100 की जगह 107 आ जाए, 8 आ जाए, और जो इंडिया गठबंधन को 130, 135, 128 आ जाए। तो यहाँ पर भी एग्जिट पोल की पोल तो खुल रही है। अब ये एग्जिट पोल है ना, अब इनमें जनता विश्वास नहीं करती। ये सारा एक नाटक हो गया, खेल हो गया, राजनीतिक खेला हो गया, प्रायोजित खेला हो गया। जो ज़्यादा माल देता है, मोटा माल देता है, वो उसकी वहाँ पर बढ़त बता दी जाती। अब यहाँ पर आप एग्जिट पोल देख रहे हो ना, ये मोदी गोदी मीडिया वालों ने तो सारी सीमाएं लांघ ली। इन्होंने अपनी इज्जत अपने हाथ से ही खत्म कर ली। अब देखते हैं 14 तारीख को इनकी क्या इज्जत बचेगी। ये जितने भी एग्जिट पोल आए ना,
सबकी जनता तुलनात्मक करेगी कि अरे इसने ऐसा बताया था और वास्तविक परिणाम तो यह आया। हम ये एग्जिट पोल में विश्वास नहीं करते थे। 14 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आएंगे ना, वो ईवीएम से खोलेंगे, ये होगा। मगर अब तो जनता का विश्वास ईवीएम में भी नहीं है। अब तो जनता स्पष्ट कह रही है कि ईवीएम से मतदान गलत है, नहीं करेंगे। अब कहीं भी चुनाव होगा तो ईवीएम से वोटिंग नहीं होगा, बैलेट पेपर से मतदान होगा। तो इस आधार पर जो जन भावना है ना, तो अब एक काम किया जाए, ये बिहार चुनाव को रद्द कर दिया जाए और फिर से 2 चरणों का मतदान बैलेट पेपर से करा लिया जाए। यदि बैलेट पेपर से फिर से चुनाव करा लिए गए ना, तो ईवीएम की पोल भी खुल जाएगी। ये ईवीएम भी अपने आप में एग्जिट पोल के रूप में ही है। ये वोट चोरी का मामला है, घपलों का मामला है, वो न जाने कितने अप्रिय हादसों का मामला है। तो ये मामला सारा उजागर हो गया है। सच बात तो ये है कि हमारे देश में प्रजातंत्र को मजाक तंत्र बना दिया जा रहा है। जनमत की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, और ऐसी स्थिति होना अच्छी बात नहीं है।